अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। हम एक सीरीज शुरू की हुई है हमने, जिसमें मैं सेल के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है और सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल के अंदर ऑर्गेनल कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ये जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि ये एक सेल है। ठीक है, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, ये एनिमल सेल की मैं बात कर रहा हूं। लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, उसके अंदर फिर साइटोप्लाज्म होता है। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सारे वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, जो इसमें मेजर ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस। इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, एनिमल सेल को, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल या जिसको डीएनए कहते हैं वो पूरा एक यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह अगर डीएनए मैं इसको कह लूं तो ये इस तरह पड़ा होता है। अब डीएनए का भी मेजर काम क्या है, ये हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि इसमें ऐसी खासियत होती है इसकी कि जो चीजें इसके अंदर स्टोर्ड हैं या कोडेड हैं इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, पेरेंट से ही वो सारा मटेरियल आता है या कोडिंग आती है, जो कि फिर ऑफस्प्रिंग में या जो बच्चे होते हैं या जो भी आप उनको अगर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो जो उनके बच्चे होंगे तो उनके अंदर वो करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होंगी। यानी मैंगो से मैंगो ही पैदा किया जा सकता है, ग्रेप्स नहीं पैदा किए जा सकते। इसी तरह ह्यूमन से ह्यूमन ही पैदा किए जा सकते हैं, एनिमल से एनिमल ही पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, ठीक है, वो इस डीएनए के अंदर होती हैं। मैं इसकी अगर आम रूटीन में आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर आपके हेयर कर्ली हैं, ठीक है, आपके बाल जो है ना घुंघरियाले हैं, तो ये सारा उसकी जो कोडिंग है वो इस डीएनए के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। किसी की आईज ब्लू है अगर, तो उसकी कोडिंग भी इस डीएनए के अंदर होती है। ठीक है, किसी की हाइट कम रहनी है, अगर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को हटा दिया जाए, किसी की हाइट कम रहनी है तो वो भी इसी डीएनए के अंदर होगी। ठीक है, डीएनए बेसिकली क्या है, ये एक कोडिंग मटेरियल है। इसके अंदर कोड्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर कोड्स होते हैं, वो फिर उसी प्रोटीन को ही बनाते हैं जो कि फिर वो आपके स्पेसिफिक करेक्टर को इनहांस कर देती है, स्पेसिफिक करेक्टर को फिर बाहर आने देती है वो आपके। ठीक है, तो ये डीएनए हो गया हमारा। ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियोपोर से क्या होता है कि इसके अंदर की जो कोडिंग होती है वही कोडिंग बाहर जाती है इससे आरएनए के थ्रू। ठीक है ना, तो वो फिर प्रोटीन्स वही बनाती है। ठीक है, दूसरी चीज जो इसके अंदर होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड जो है ना स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है ना इस जिगजैग सी शेप होती है। ठीक है, इसके अंदर सारे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो सारे केमिकल जो प्रोसेस होते हैं वो इसके अंदर हो रहे होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, रिस्पिरेटरी चेन वगैरह इसी के अंदर सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर की जो ये जो है ना कर्ल्स हैं या इनको जिगजैग है, इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं या क्रिस्टी, जैसे भी आप इनको जो है ना वो प्रोनाउंसिएट कर लें। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये डीएनए हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, इसको पावर हाउस कहते हैं सेल का। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही हमारी एटीपीज बननी होती हैं। एटीपीज क्या है, बेसिकली एटीपीज एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, जिसको फिर जो है ना सेल यूटिलाइज करता है इस एटीपी को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब ये यूं समझे कि एक किस्म की एटीपी या एनर्जी प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी चेन, ये सारे जो है ना प्रोसेस इसके अंदर ही हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस को अगर इस तरह आप कह दें तो गोल्जी अपरेटस के अंदर ये मेन जो है ना एक किस्म की ऑर्गन है इसका। इसके अंदर क्या होता है
कि इसके अंदर ये एक किस्म का पैकिंग जो है ना का काम करती है, पैकिंग यूनिट है सेल का। जो भी चीजें फैट्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, वो इसके अंदर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैकिंग होती है एक, यानी कि रॉ मटेरियल में चीजें इस तरह अगर इसके अंदर जाती जाएं तो बाहर जब निकलती हैं वो पैकिंग की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, वेजिकल्स में पैक शुदा होती हैं वो फिर, या यूं समझिए कि इनकी रीमॉडलिंग होती है, ठीक है। जैसे एक चीज आप एक चीज बना देते हैं, उसकी प्रॉपर फिनिशिंग, कांट छांट जो भी करनी होती है वो फिर गोल्जी अपरेटस ने करनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी मेम्ब्रेन बाउंड जो है ना डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के करीब करीब होते हैं, ठीक है। इसमें फिर दो किस्म के जो है ना चीजें आ जाती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स के ऐसे छोटे छोटे दाने से आपको नजर आएंगे, यानी कि इसी से पता चलता है कि जी ये रफ है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या फंक्शन है, ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोटीन्स बनाता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट्स बनाते हैं, ठीक है। ये जब हम पढ़ेंगे ना प्रोटीन सिंथेसिस, तब मैं आपको पूरा वो स्कीमेटिकली बताऊंगा कि जी ये कैसे जो है ना कोडिंग होती है और उसके बाद कैसे यहाँ पे आगे ट्रांसलेशन होती है तो फिर प्रोटीन बनती है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आप ये माइंड में रखें कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट्स बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आ जाता है आपका वैक्यूल्स नहीं, लाइसोसोम्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या है, ये इंजाइम फील्ड जो है ना वेजिकल्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, ऐसे इनको कह लें। इनके अंदर इंजाइम्स होते हैं जो कि फिर बर्स्ट करते हैं किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर अगर एक बड़ा मटेरियल आ गया है फैगोसाइटोसिस के जरिए, तो उसको ये फिर एंजाइम उसके साथ बाउंड होके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं या उसको जो है ना ब्रेक डाउन कर देते हैं उसकी। दूसरा फिर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के ऊपर जो है ना सेंट्रियोल्स बने होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स का क्या काम है, बेसिकली ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में काम आते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे जो है ना माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो हम उनको उस वक्त डिस्कस करेंगे ये सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है। तो ये कुछ मेजर जो है ना ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी हम चीजें पढ़ते जाएंगे साथ साथ इसके कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि एक जो है ना सेल को एक मजबूत बनाती हैं। अच्छा, दूसरा इसमें फिर क्या होता है, साइटोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन वो चीज है जो कि सेल को एक शेप देती है, यानी कि राउंड शेप देती है, ठीक है। ये फ्लैट इस तरह की शेप इसको नहीं देती, राउंड सी शेप देती है इसको, ठीक है, डिस्क्वायर्ड शेप नहीं देती। ये क्या चीज होती है, साइटोस्केलेटन जिसको कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, जो है ना रॉड्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो फिलामेंट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो जो इसको फेस कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म को, ठीक है। ये फिर सेल को एक मेंटेन रखते हैं इसकी शेप, इसको सिकुड़ने नहीं देते, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर जो है ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना सारा फ्लूइड होता है, ऑर्गेनेल्स के साथ साथ ऑर्गेनेल फ्लूइड में फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड होता है इसके अंदर, इसको कहते हैं हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रा मीन इंटरनल, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। इस सेल के बाहर भी एक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब ये हम डिफरेंट फिर कैटेगरीज में पढ़ेंगे इसको साथ साथ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो जब हम सेल को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके होंगे तब जो फंक्शंस हैं इनके, तब हम वो यानी कि जो होम्योस्टेसिस वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे तब हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है। दूसरा